नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्रोजेक्ट में ऑनलाइन चैनल में। तो आज हम आ चुके हैं वापस से हमारे द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के साथ में। हालांकि हमारा चैप्टर लास्ट क्लास में खत्म हो गया था और हमने रिवीजन भी कर लिया है इसका। बट आज हम जो इसकी एनसीईआरटी है पूरी की पूरी, उसको ओवरव्यू करेंगे, हर एक लाइन को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी के लाइन से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं होगा। तो देखो, इस पूरे एनसीईआरटी ओवरव्यू में आपको क्या ध्यान देना है कि आप अपनी एनसीईआरटी को लेके बैठो। ठीक है, जो जो मैं हम यहाँ बताएंगे कि इम्पोर्टेंट लाइंस हैं, वो आप वहाँ पे मार्क कर लीजिए। ठीक है, और बिल्कुल फोकस से हर एक लाइन को ध्यान देना, बिकॉज एनसीईआरटी जो होती है वो ज़्यादा अब एग्जाम्स में भी जो क्वेश्चंस हैं वो इसके लाइंस पर बेस्ड होके आते हैं। ठीक है, आप कहीं भी जाओ, कोई भी एग्जाम दो, सब में जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं हमारे, इवन तो नीट के अंदर में भी जो बायो में आते हैं क्वेश्चन, वो एनसीईआरटी लाइन से ही आते हैं, कट पेस्ट बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है, चलो देखते हैं। तो ये हमारा पहला प्रीफेस जो है वो है, हाउ वंडरफुल इज अ लिविंग वर्ल्ड, द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स इज अमेजिंग, द एक्स्ट्रॉर्डनरी the extraordinary habitats in which we find living organisms, be it cold mountains, nudicious forests, oceans, fresh water, lakes, deserts और हॉट स्प्रिंग्स। तो ये बोला है कि ना कितना वंडरफुल है लिविंग वर्ल्ड। आपको याद होगा कि ये लाइन ना हमने भी अपनी नोट्स में लिखी हुई है, हाउ वंडरफुल इज अ लिविंग वर्ल्ड। मतलब कितना वंडरफुल है कि हमारे आसपास में ना इतने सारे टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं। ठीक है, इतने सारे हैबिटेट्स भी हैं। हैबिटेट जैसे कि माउंटेन्स हैं, लेक्स हैं, ठीक है, डिजर्ट्स हैं या फिर हॉट स्प्रिंग्स हैं, और हर एक हैबिटेट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स हमें मिलते हैं। तो ये जो सब है ये बताते हैं कि कितना ही ज्यादा सुंदर है, कितना वंडरफुल है ये लिविंग वर्ल्ड। राइट, आगे देखते हैं। लीव अस स्पीचलेस, डेफिनेटली द ब्यूटी ऑफ अ गैलोपिंग हॉर्स, of the migrating birds, the valley of flowers, or the attacking shark evokes awe and a deep sense of wonder. तुम देख रहे हो कितनी डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। ब्यूटी ऑफ अ हॉर्स, माइग्रेटिंग बर्ड्स, जो बर्ड्स माइग्रेट करती हैं, या फिर वैली ऑफ फ्लावर्स जहाँ पे हर दूर दूर तक तुम जहाँ देखो बस फ्लावर्स फ्लावर्स है, या फिर एक अटैक करने वाली शार्क। अब सबके सब ना एक बहुत ही अलग सेंस ऑफ वंडर हमारे अंदर आता है कि भाई क्या क्या हो रहा है हमारे यहाँ पर। बहुत कुछ अलग अलग चीजें होती रहती है। ecological conflict and cooperation among members of a population and among populations of a community, or even the molecular traffic inside a cell, make us deeply reflect on what indeed is life. This question has two implicit questions within it. The first is a technical one and seeks answer to what living is as opposed to the non-living, and the second is a philosophical one and seeks answers to what the purpose of life is. As scientists, we shall not attempt answering the second question. We will try to reflect on what is living. So, अब अगर हम इसको ध्यान दें तो यहाँ पे ना हमारे पास में एक क्वेश्चन आता है हमेशा कि व्हाट इज लाइफ। अब व्हाट इज लाइफ, इस क्वेश्चन के ना हम पे दो वेज है समझने के। पहला हमारा बहुत साइंटिफिक वे कि भाई व्हाट इज लाइफ इज लाइक लिविंग को हम कंपेयर करेंगे नॉन लिविंग से, तो हमें ये पता चलेगा कि व्हाट इज लाइफ, राइट। लेकिन सेकंड जो इसका एस्पेक्ट है वो बहुत ज्यादा फिलोसफिकल है। वो कहता है व्हाट इज लाइक कि लाइफ है क्या, लाइफ का मतलब क्या है। लेकिन हम तो साइंटिस्ट हैं, हम तो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम जो है हम इस फिलोसफिकल वाले से थोड़ा सा दूर रहेंगे और साइंटिफिक वाले फोकस करेंगे कि लिविंग और नॉन लिविंग में अंतर करना ही हमारा काम है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, हमने पढ़ा हुआ है। If you look around, you will see a large variety of living organisms, be it potted plants, insects, birds, your pets, or other animals and plants. There are also several organisms that you cannot see with your naked eye, but they are all around you. If you were to increase the area that you make observations in, the range and the variety of organisms that you see would increase. तो इसमें बताया कि हम अपने आसपास में कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं, और ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स यहाँ प्रेजेंट है जिनको अपनी आंखों से देख नहीं पाते, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और अगर हम अपने ऑब्जर्वेशन का एरिया बढ़ा दें, मान लो मैं इतने एरिया को ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो मुझे इतने ही जानवर दिखाई देंगे ना, मैंने बढ़ा लिया इस एरिया को,
तो मुझे इस पूरे एरिया में आने वाले जानवर दिखाई देंगे। तो यानी डाइवर्सिटी जो होती है वो तब बढ़ती है जब मैं अपना एक्सप्लोरेशन का एरिया बढ़ा लेता हूँ। मैं उसे बढ़ाऊंगा तो फिर मुझे ज्यादा अलग अलग और ज्यादा नंबर में ऑर्गेनिजम्स दिखाई देंगे। Obviously, if you were to visit a dense forest, you would probably see a much greater number and kinds of living organisms in it. Each different kind of plant, animal, organism that you see represents a species, right? अब जब तुम किसी डेंस फॉरेस्ट में जाओगे, एक बहुत घने जंगल में, आपको वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स और एनिमल्स देखने मिलेंगे, और हर एक डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो होता है वो एक स्पीशीज को डिनोट करता है। ध्यान देना, ये हमारे पास में डेफिनेशन आ गई किसकी, स्पीशीज की। स्पीशीज क्या होती है देख लो यहाँ पे, ईच डिफरेंट काइंड of plant, animal, organism that you see represents a species. The number of species that are known and described are range from, yes, this is very important, very important, कि जो species का number है जो known और described है, यानी कि उन्हें हमने कैटेगराइज भी कर लिया है, आइडेंटिफाई भी कर लिया है, ऐसी स्पीशीज जो हैं वो टोटल 1.7 से 1.8 मिलियन है, एंड ये बढ़ रही है लगातार। And this refers to biodiversity or the number of the number and the types of organisms present on earth. We should remember, सबको रेड से नहीं करेंगे ना, आप सब कुछ लगा लो टिक, थोड़ा बहुत येलो से कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट वाला रेड से कर लेंगे। Types of organisms present on earth. We should remember there are that as we explore new areas and even old ones, new organisms are continuously being identified. जैसे ही हम नए एरियाज को या फिर पुराने भी एरियाज को वापस से एक एक्सप्लोर करेंगे तो हमेशा नए नए जो जीव होते हैं वो हमेशा आइडेंटिफाई होते रहते हैं, हमेशा। As stated earlier, there are millions of plants and animals in the world. We know the plants and animals in our own area by their local names. Like these local names would vary from place to place, even within a country. Probably you would recognize the confusion that there would be created if we did not find ways and means to talk to each other to refer to organisms we are talking about. So हमने ये देखा है कि हम एक ही ऑर्गेनिज्म को अलग अलग एरियाज में अलग अलग नाम से बुलाते हैं, और अगर किसी और कंट्री में उसे किसी और नाम से बुलाते हैं, तो जो लोकल नेम्स हैं इतने सारे वो बहुत कंफ्यूजन पैदा करते हैं। तो इन ऑर्गेनिजम्स को, अब तुम बताओ, अब मुझे कैसे पता लगेगा कि तुम किस ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हो अगर तुम किसी और भाषा में बोल रहे हो मुझे कि ये तो भाई ये मान लो आपने बोल दिया कि ये डॉग है, ठीक है, और मुझे आती नहीं भाई, मेरे को इंग्लिश आती नहीं, मैं बोल रहा हूँ हिंदी में, मुझे लग रहा है कुत्ता, मेरे को डॉग नहीं पता क्या होता है। अब जो आपने बोल दिया वो मुझे समझ में नहीं आएगा, राइट? या फिर आप मान लो कि आप उसे कुछ और बोलते हो अपने यहाँ पे अपनी लैंग्वेज में और कुछ बोलते हो और मैं कुछ और बोलता हूँ, तो हम दोनों समझ ही नहीं पाएंगे ना उन सब चीजों के हम बता किस बारे में रहे हैं, और ताकि हम एक ऑर्गेनिज्म को बता ही नहीं पाएंगे कि वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है। तो ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन थी। कंफ्यूजन जब होती है तो उसका सॉल्यूशन भी आता है ना। अब सॉल्यूशन क्या है भाई, सॉल्यूशन बताओ, तो तुम सॉल्यूशन क्या है होगा देखो। तो hence there is a need to standardize the naming of living organisms, that a particular organism is known by the same name all over the world. This process is called nomenclature, right? यानी कि हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि एक ऑर्गेनिज्म के पूरी दुनिया में बस एक ही नाम हो, और इस तरीके को हम बोलते हैं nomenclature. Standardizing the naming of living organisms such that particular organism is known by the same name all over world. This process is called nomenclature. Obviously, nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly, and we know to what organism the name is attached to. This is identification. देखो, तो हमें ये पता तभी चलेगा, नेमिंग भी अच्छे से तभी होगी जब हमें ये पता हो कि वो ऑर्गेनिज्म क्या है, उसके अच्छे से डिस्क्राइब किया हो, उसके बाल कैसे हैं, उसकी आंखें कैसी हैं, बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है,
काफी सारी चीजों के बारे में अगर हम उसको अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे तभी उसकी नेमिंग परफेक्ट होगी। और इस डिस्क्राइब करने के तरीके को हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई करना। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट टू स्टडी number of scientists have established procedures procedures to assign a scientific name to each known organism. This is acceptable to biologists all over the world. For plants, scientific names are based on agreed principles and criteria, which are provided in International Code for Botanical Nomenclature. देखा, ये हमने नोट्स में नहीं पढ़ा था, ये हमें अब मालूम पड़ा कि हमने एनसीईआरटी पढ़ी, इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। देखो, इसमें जो भी हम प्लांट्स की नेमिंग करेंगे, ठीक है, तो उसमें जो जो चीजें रूल्स होंगे इंपॉर्टेंट, वो सब इसके अंदर मेंशन होंगे, ठीक है। अब यू मे आस्क हाउ एनिमल्स आर नेम्ड, तो एनिमल टैक्सोनॉमिस्ट हैव इवॉल्व्ड इंटरनेशनल कोड फॉर ज़ूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। सी, अब एनिमल्स के लिए क्या हो गया, ज़ूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ICZN। तो हमारे पास में दो नाम आगे का गया, ICBN और ICZN। International Code for Botanical Nomenclature, International Code for Zoological Nomenclature. The scientific names ensure that each organism has only one name. Description of any organism should enable the people in any part of the world to arrive the same name. They also ensure that such a name has not been used for any other organism. Yes, important. They also ensure that such a name is not used for any other organism. किसी और नॉन ऑर्गेनिज्म में भी वो सेम नेम ना यूज हुआ हो, कि तुम वापस से एक ही नेम को दो बार यूज करो, ये भी पता लगाना जरूरी है। Biologists follow universally accepted principles to provide scientific names to known organisms. Each name has two components, the generic name and the specific epithet. I told you before कि हमारे पास में एक नेम के अंदर में बस ये हो गया हमारा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसमें हमारे पास में आते हैं दो एरियाज, मतलब दो से जुड़ के बनता है एक, हाँ, दो वर्ड्स होते हैं हमारे पास। एक होता है हमारा जेनरिक नेम या फिर इसको बोलते हैं जीनस नेम, और दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट या फिर स्पीशीज नेम। This naming system given by Carolus Linnaeus, this is called binomial nomenclature। देख लो, दो वर्ड्स में नेमिंग करना है इस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसे दिया गया था, कैरोलस लिनियस ने दिया था, is being practiced by biologists all over the world. This naming system using a two-word format was found convenient. Let us take the example of a mango to understand the way of providing scientific name better. The scientific name of mango is Mangifera indica. It is written as this. See, ये देखो हमने कुछ पढ़ा था कि written in italics। देखिए थोड़ा सा है ना टेढ़ा सा, बिकॉज ये प्रिंटेड है, जब प्रिंट होगा तो किस में होगा, इटैलिक्स में प्रिंट होगा। वेरी गुड। लेट अस सी हाउ इट इज अ बाइनोमियल नेम। इन दिस name Mangifera represents the genus while Indica is a particular species. See, Mangifera is what? It is a genus and Indica is a species. Other universal rules of nomenclature are as follows. अब और rules जो हमने पढ़े थे वो क्या हैं? देखो, पहला, biological names are in Latin and written in italics। किसमें होता है, लिखे, ये डिराइव किया जाता है लैटिन से और लिखे किसमें आता है, इटैलिक्स में। दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव फ्रॉम लैटिन। या तो उसे लैटिनाइज कर दो, तुम किसी और लैंग्वेज से लाके उसे लैटिन में कन्वर्ट कर दो, या फिर तुम उसको लैटिन से ही डिराइव करो इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। अगर तुमने उसको डिराइव किया है लैटिन से तो वो कहीं का भी ओरिजिन का है, मान लो तुमने उसको लैटिनाइज करे, तुम वो किसी भी लैंग्वेज का है, अब वो लैटिन का हो गया, उसका ओरिजिन मैटर नहीं करता। The first word in a biological name represent the genus. First word क्या होता है, genus। Second word क्या होता है, specific epithet या फिर species। Both the words in a biological name, when handwritten, are separately underlined. When handwritten, are separately underlined or printed in italics to indicate their Latin origin। या फिर italics में हो तो print कर दो भाई, प्रिंट कर रहे हो तो इटैलिक्स में करो, मतलब जिसमें तुम थोड़ा टेढ़ा करो ताकि उसका लैटिन ओरिजिन जो वो इंडिकेट हो प्रॉपर्ली।
The first word denoting the genus starts with a capital letter, while the specific epithet starts with a small letter. They start with small letter and they start with capital letter. It can be illustrated with the example of Mangifera indica. Chalo, next. Name of the author appears after the specific epithet at the end of biological name and it is written in an abbreviated form. अब देखो ऐसे name of author कैसे हो गया, जैसे Mangifera indica, Mangifera indica Linn, Mangifera indica Linn. It indicates that the species was first described by Linnaeus. तो इसने Linnaeus ने खोज की थी पहली बार, तो इसलिए इसको Mangifera indica Linn लिखते थे, ठीक है. Since it is nearly impossible to study all the living organisms, it is necessary to devise some means to make this possible. This purpose is classification. So we have to classify them into different groups. See, classification is the process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characters. For example, we easily recognize groups such as plants or animals, or dogs or cats or insects. The moment we use any of these terms, we associate certain characters with the organism in that group. What image do you see when you think of a dog? What image do you see? We see flapped ears, eyes wide, tongue rolling, tail, right? Walk on 4 feet. These all things. These are characters which you can help to sync with other organisms to just know what group does it belongs to. Understand? Obviously, each one of us will see dogs and not cats. Of course, bhai, we will not see cats. If I said dog, you will think about dog, not cats. Of course, how we can think about cat? Now, if we were to think of Alsatians, we know what we are talking about. Similarly, suppose we were to say mammals, we know mammals who have mammary glands are mammals. You would, of course, think of animals with external ears and body hairs. Likewise, in plants, if we try to talk of wheat, the picture of each of minds will be of wheat plants, not of rice or any other plant. Hence, all these dogs, cats, mammals, wheat, rice, plants, animals, etc. are convenient categories we use to study organisms. So these are categories we use to study organisms. The scientific term for these categories is taxa. Anything, any rank, could be anything, just a group. Can't be even a group, just a specific species could be a taxa. Okay? Even the dogs are taxa. Here you must recognize that taxa can indicate categories at very different levels. Plants, also taxa. Wheat, also taxa. Animals, mammals, dogs are all taxa. See, animals बहुत बड़ी कैटेगरी है, ब्रॉड, सब कुछ आता है उसके अंदर में, बट स्टिल इट इज अ टैक्सा. एंड डॉग्स कितना स्पेसिफिक है, लेकिन तब भी वो क्या है, एक टैक्सा. बट यू नो डॉग इज अ मैमल and mammals are animals. Therefore, animals, mammals, and dogs represent taxa at different levels. Hence, based on characteristics, all living organisms can be classified into different taxa. This process of classification is called taxonomy. Characteristics के हिसाब से जो different taxa के organisms है वो अलग-अलग taxa में classify हो सकते हैं कि ये lower taxa में, ये higher taxa में, like different कि specific है या फिर broad level पे है, कौन से level पे है, depend करता है. External and internal structure, these are the basics of taxonomy, along with the structure of cell development, process and ecological information of organisms are essential and form the basis of modern taxonomic studies. Hence, characterization, identification, classification, nomenclature is the process that basic to taxonomy. Important line. Next, taxonomy is not something new.
It is. Human beings have always been interested in knowing more and more about the various kinds of organisms, particularly with reference of their own use in early days. Human beings need to find some resources for their basic needs of food, clothing, and shelter. Hence, the earliest classification were based on uses of various organisms. तो ऐसा नहीं है कि बहुत नया है कुछ क्लासिफिकेशन, बहुत पहले भी ह्यूमन बींग जो थे वो हमेशा से अपनी काम की चीज़ों बहुत फोकस करते रहे। तो उन्होंने ईज़ी करने की कोशिश की चीज़ों को बाँटना, बट उन्होंने अपने यूज़ के हिसाब से चीज़ों को बाँटा कि मैं इसे खाने के लिए यूज़ करता हूँ, इसे पहनने के लिए यूज़ करता हूँ, इसे रहने के लिए यूज़ करता हूँ। तो इसके हिसाब से उसे अलग-अलग क्लासिफ़ाई कर दिया। बट स्टिल, even though in ancient times we used to do classification, now just the method is developed. डेवलप हो गया बिकॉज़ ऑफ वी आर इंक्लूडिंग मेनी फैक्टर्स। बहुत सारे फैक्टर्स हमने इंक्लूड कर दिए साथ में। Human beings were since long not only interested in knowing more about different kinds of organisms and their diversity, but also the relationships among them. This branch of study was referred to as systematics. You know, taxonomy plus relationships. Not your relationship, by relationships means phylogeny among ancestors. फाइलोजेनी जो है वो बताया तो बहुत हमने इस वर्ड को यूज किया। फाइलोजेनी, फाइलोजेनी इज व्हाट? स्टडी ऑफ evolutionary history, relationships बोल दो। This word systematic is derived from Latin word systema, which means systemic arrangement of organisms. Linnaeus used Systema Naturae as the title of his publication. Systema Naturae, title of his publication. The scope of systematics was later enlarged to include identification, nomenclature, and classification. Systematics takes into account evolutionary relationships between organisms. So systematics जो है, it is a whole package. ये पूरा whole package है. Systematics is both taxonomy प्लस में phylogeny यानी कि evolutionary history. Phylogeny. Taxonomic categories. Classification is not a single step process, but involves hierarchy of steps in which each step represents a rank or a category. Since the category is part of overall taxonomic arrangement, it is called taxonomic category. All categories together constitute a taxonomic hierarchy. तो व्हाट इज टैक्सोनॉमिक हायरार्की? देखो, जो हमने उन्हें क्लासिफाई करके डिफरेंट डिफरेंट रैंक्स में डाला, अब उन रैंक्स का एक लेवल होगा ना कि ये सबसे टॉप पर है, ये उससे नीचे, ये उससे नीचे, ये उससे नीचे। तो ये जो लेवल है इसे बोलते हैं हायरार्की। टॉप मोस्ट इज द हाईएस्ट, लोवेस्ट इज द लोवेस्ट। ये जो हायरार्की आ रही इसे बोलते हैं हम हायरार्की, कि वो उसको ऐसे बोलते हैं जैसे होता है ऑफिस में कि जैसे स्कूल में तुम्हारे होता है कि तुम अपने टीचर को बताओ कि टीचर जाके प्रिंसिपल बताएगा। तो ये जो ऐसे है कि तुम ऐसे ऐसे स्टेप में चलना हो, तो इसे हायरार्की बोलते हैं। ठीक है। ईच कैटेगरी रेफर टू एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, हर एक को बोलते हैं यूनिट, और हर एक रैंक को बोलते हैं हम कॉमनली टर्म्स है टैक्सॉन। टैक्सॉन बोल सकते हैं इसको। ठीक है। Taxonomic categories and hierarchy can be listed by an example. Insects represent a group of organisms sharing common features like 3 pairs of jointed legs. It means insects are recognizable concrete objects which can be classified and thus were given a rank of category. Can you name other such groups of organisms? तो इनको भी एक अलग कैटेगरी दी गई है, इंसेक्टा। ठीक है। इंसेक्टा उनके पास में उसमें इंसेक्ट्स आते हैं मेजरली। ठीक है। अभी हम देखेंगे। कैन यू नेम अदर सच ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स? रिमेंबर, ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी, कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक। ईच रैंक और taxon in fact represents a unit of classification. These taxonomic groups categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregates. ये बहुत
कॉम्प्लेक्स चीज बोल दी है इन्होंने, बट मुश्किल नहीं है, बोला सिंपल है कि जो ग्रुप्स होते हैं हम उन्हें क्लासिफाई करते हैं रैंक और कैटेगरी में। कैटेगरी जो होती है वो उसकी रैंक डिसाइड करती है, किस रैंक पर आएगा वो किंगडम होगा, फाइलम होगा, ऑर्डर होगा, कहाँ पर होगा, ठीक है। और ये जो क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं ये सिर्फ एक मॉर्फोलॉजिकल मतलब उसके स्ट्रक्चर को देख के नहीं कर रहे, इससे वो डिफरेंट बायोलॉजिकल एंटिटीज बन जाती है, मतलब बिल्कुल ही अलग, सेपरेट उन सब चीजों से। पहला हम पे आ गया स्पीशीज। Taxonomic studies consider group of individual organisms with fundamental similarities as species, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर में सिमिलैरिटीज जो हों वो ज्यादा हो फंडामेंटली, उन्हें बोलते हैं स्पीशीज। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश one species from the other closely related species based on distinct morphological differences। हम अलग अलग स्पीशीज को उनके मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस से अलग अलग कर सकते हैं। लाइक अगर हम बात करें तो शेर, ठीक है, लायन, टाइगर एंड लेपर्ड, दे आर डिफरेंट स्पीशीज, तो हमें वो देख के पता चलता है, बट दे कम इन द सेम जीनस, ये भी पता होगा, अभी आगे पढ़ेंगे हम। लेट अस कंसीडर मैंजीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम एंड पैंथेरा लियो। अच्छा ठीक है, इन्होंने बहुत अलग एग्जांपल ले ली कि मैंजीफेरा इंडिका इज अ मैंगो, सोलेनम ट्यूबरोटो इज पोटैटो, एंड हम पे लिए पैंथेरा लियो लायन। तीनों क्या अलग अलग हैं? ऑल थ्री नेम्स इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो represent the specific epithets, while the first words Mangifera, Solanum and Panthera are genera or genus. Plural is genera. Genus is singular. Genera is plural. Represent another higher level of taxon or category. Each genus may have one or more than one specific epithets representing different organisms. See, हर एक जीनस जो होगा उसमें एक से ज्यादा भी स्पेसिफिक एपिथेट्स पॉसिबल हैं, जैसे कि पैंथेरा जीनस है, उसमें 3 स्पेसिफिक एपिथेट्स आ गए, लियो भी आ गया, टिग्रिस भी आ गया, पार्डस भी आ गया, तो पॉसिबल है ना। But having morphological similarities, for example, Panthera has another specific epithet called tigris. See, Solanum includes species like Nigrum and Melogena. Human beings belong to the species Sapiens, which is grouped in the genus Homo. The scientific name thus for humans written is Homo sapiens. See, हमारा नाम भी आ गया Homo sapiens, ठीक है, दिख रहा होगा आपको Homo sapiens। नेक्स्ट टाइम पे जीनस। जीनस क्या होता है? जीनस कंप्राइज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, जुड़ती जुड़ती सिमिलैरिटीज वाली स्पीशीज को हम एक ग्रुप में रखते हैं, उससे बोलते हैं हम जीनस, व्हिच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीशीज ऑफ अनदर जेनरा, जिनके अंदर में ज्यादा कैरेक्टर्स कॉमन है। जैसे मान लो ये एक जीनस है, इसकी ये 3 स्पीशीज है, 1 2 3, अब और दूसरा ये जीनस है एक अलग, ये जीनस हमारा 1 हो गया, ये जीनस हमारा 2 है, 1 2, ठीक है। अब ये बोला है कि इन दोनों के अंदर में ज्यादा सिमिलैरिटीज होगी आपस में इन दोनों के मुकाबले में। ऑफ कोर्स ये अलग अलग जीनस के स्पीशीज है, तो इन दोनों की जो स्पीशीज है ये दोनों बहुत अलग होंगे, बट ये दोनों थोड़ा सिमिलर भी होंगे, आइडेंटिकल नहीं होंगे, ध्यान देना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं यहां पर लिख देता हूं कि सेम जीनस सिमिलर नॉट आइडेंटिकल, ध्यान देना, आइडेंटिकल नहीं होते, सिमिलर होते हैं। चलो आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो एंड ब्रिंजल आर 2 डिफरेंट स्पीशीज बट बोथ बिलोंग टू जीनस सोलेनम। Lion and leopard are tiger with several common features are all species of genus Panthera। हमने पढ़ा हुआ है कि P. tigris, Panthera tigris, Panthera pardus और Panthera leo, ये तीनों के तीनों क्या हैं? तो पैंथेरा जीनस के अंदर आता है। आपकी सोलेनम के अंदर में आ गया, नाइग्रम आ गया और मेलोजेना आ गया और ट्यूबरोसम आ गया, लाइकोपर्सिकम आ गया, ये सब are all species of the genus Panthera
This genus differs from other genus Felis, which includes cats. See, ये अलग जीनस है फेलिस, उसमें कैट्स आती है। कैट्स और लेपर्ड्स में ज्यादा डिफरेंस है लेपर्ड्स और लायन से। समझो, देखो, लायन और लेपर्ड के एक ही जीनस में आता है पैंथेरा में। अब लायन और लेपर्ड में सिमिलरिटी है, फिर लायन और कैट में सिमिलरिटी है। ऑफ कोर्स लायन और लेपर्ड में ज्यादा सिमिलरिटीज होगी, लायन और कैट में कम सिमिलरिटी, बिकॉज उनका जीनस ही अलग हो गया। बट उनमें भी सिमिलरिटीज हैं। तुम और ऊपर जाओगे, जितना ऊपर जाते रहो तुम्हारी सिमिलरिटीज क्या होंगी, उतनी घटती रहेंगी। देखो नेक्स्ट, ऑर्डर। एक सेकेंड, फैमिली कहाँ गया? तो एक स्लाइड हमने मिस कर दिया, बट कोई बात नहीं। फैमिली के बारे में हमें पता है। फैमिली क्या होती है, आप एक इस वाले पोर्शन को पढ़ लेना, ठीक है। ये होती है ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। नहीं है, ओके। क्या होते हैं ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा? जैसे कि इसके अंदर में हमारे पास फैमिली आएगी फेलिडे। फेलिडे फैमिली जो होती है उसके अंदर में दो जीनस है हमारे पास में, एक है हम पे पैंथेरा और एक जीनस है हमारे पास में फेलिस। अब सी, यही मैं बोलना चाह रहा था बहुत टाइम से कि फेलिस में आती है कैट्स, और इसमें आता है जैसे लायन आ गया और टाइगर आ गया और लेपर्ड भी है। अब मान लो कि इन दोनों में सिमिलरिटीज ज्यादा है, या फिर इसमें और इसमें सिमिलरिटीज ज्यादा। ऑफ कोर्स इन दोनों में क्या होगी, सिमिलरिटीज ज्यादा होंगी। रीजन क्या है कि ये दोनों सेम जीनस में आते हैं, ये अलग जीनस में, लेकिन इन दोनों में सिमिलरिटीज हैं क्योंकि ये सेम फैमिली में आते हैं। बेटा का मैं यही बोल दूं कि यहाँ पे सोलनम, सोलन एसी, सोलन एसी, हम पे एक फैमिली है, उसमें दो हमारे पास में आ गए। एक आ गया सोलेनम और मान लो धतुरा, वैसे पेटोनिया भी है बट धतुरा। अब बताओ मुझे, सोलेनम और लायन में कोई है? सोलेनम तो भाई पोटैटो फैमिली आ गई क्या? सोलेनम और लायन में कोई सिमिलरिटीज है? नहीं भाई, बहुत कम। कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल अलग ही है। हाँ, ये फैमिली भी अलग है ना भाई, ये रीजन है। इनका तो किंगडम भी अलग अलग है दोनों का, तो बहुत ही अलग है इसलिए आपस में। तो ये तो फैमिलीज हैं, ठीक है। आप एक बार फैमिली स्लाइड जो होगी अपनी एनसीईआरटी में पढ़ लेना अच्छे से। कुछ नहीं है तो फिर कमेंट में डाल देना। नेक्स्ट हम पे होता है ऑर्डर। You have seen earlier that categories like species, genus, and families are based on a number of similar characters. Generally, order and other higher taxonomic categories are identified based on aggregates of characters. अब जो है वो थोड़े बहुत कैरेक्टर से नहीं, बहुत सारे मिले मिले कैरेक्टर के एग्रीग्रेट से अब हम डिफाइन करते हैं ऑर्डर्स को। जैसे कि ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी इज द असेंबलेज ऑफ फैमिलीज which exhibit few similar characters। मतलब कि ऑर्डर में क्या होता है, कुछ ऐसी फैमिली जो कि सिमिलर थोड़ा बहुत है, उन्हें एक ऑर्डर के अंदर में रखा जाता है। सिंपल, द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर्स compared to different genera included in a family। Plants families like Convolvulaceae, Solanaceae are included in the order Polymoniales या फिर Solanaceae, सेम चीज होती है, ठीक है। Mainly based on floral characters, the animal order Carnivora include families like Felidae and Canidae। सी, अब ना हमारे पास में इन्होंने बोल दिया है कि यहाँ पे जो है वो बहुत सारे मॉर्फोलॉजी, यहाँ पे ना कैरेक्टर के एग्रीग्रेट्स को लेकर, कैरेक्टर एग्रीग्रेट्स में कि बहुत सारे कैरेक्टर्स को जोड़ के हम यहाँ पे ऑर्डर को डिसाइड करते हैं। हम पे दो ऑर्डर दे दिए इन्होंने। एक ऑर्डर हमारे पास में पॉलीमोनियल्स, जिसे सोलेनेसी बोलते हैं, इसके अंदर में हम पे दो आ गए, क्या क्या, सोलेनेसी और कॉन्वोल्वुलेसी। अब ये जो दोनों हैं, ये दोनों बेस्ड हैं इनके फ्लोरल कैरेक्टर्स पे। फ्लोरल कैरेक्टर्स जो होते हैं इसके ऊपर बेस्ड करके इनको इस ऑर्डर में रखा गया। सेम कार्निवोरा के अंदर में क्या है, इसमें फेलिडे और कैनिडे दो फैमिली को रखा गया है, फेलिडे और कैनिडे।
नाम समझ रहे हो कि कार्निवोरा ऑर्डर जो है वो कार्निवोरा, यानी कि बेसिकली इनके बोले तो हम ईटिंग हैबिट्स पे रखा गया है इसको। Class. This category includes related orders. For example, order Primata, comprising monkey, gorilla, and gibbon, is placed in class Mammalia. ऑर्डर है हमारे पास में एक प्राइमेटा, उस प्राइमेटा ऑर्डर के अंदर में मंकी भी आता है, गिबन भी आता है, गोरिल्ला भी आता है। ये सब एक क्लास में रखी गई मेमेलिया, मेमेलिया क्लास है, उसके अंदर ऑर्डर प्राइमेटा, उसके अंदर ये सब आता है। हम क्लास के अंदर क्लास क्या है? मेमेलिया। along with order Carnivora that includes animal like tiger, cat and dog. Class Mammalia has other order also. देखो हमें बोल दिया कि Mammalia के अंदर में क्या है, Mammalia के अंदर में दो ऑर्डर आपने यहाँ बता दिए, एक हमने रखा प्राइमेटा और एक हमने रखा यहाँ पर क्या है, कार्निवोरा। अब सी इसके अंदर सिमिलरिटीज और कम होगी, गोरिल्ला और लायन में कोई सिमिलरिटी है भाई? है बट बहुत कम है, मतलब लायन और कैट से ज्यादा कम है इसके अंदर सिमिलरिटीज, लेकिन समझ रहे हो ना, लायन कैट से ज्यादा कम सिमिलरिटीज है लायन और गोरिल्ला के अंदर, यानी तुम जितना ऊपर जा रहे हो उतनी की और सिमिलरिटीज घटती जा रही है। फाइलम क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेस, amphibians, reptiles, birds, along mammals constitute the higher category called phylum. All these based on common features like presence of notochord and dorsal hollow neural system. Important point है, तो इन कैरेक्टर्स के बेस पे इनको रखा गया कॉर्डेटा के अंदर में, ये बताएंगे डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम, नोटोकॉर्ड का प्रेजेंट होना जरूरी है, आर इंक्लूडेड इन द फाइलम कॉर्डेटा। किस फाइलम में आता है ये? कॉर्डेटा फाइलम में। इन केस ऑफ प्लांट्स, क्लासेस विद अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर असाइन्ड टू अ हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन। प्लांट्स में उनको डिवीजन में रख दिया जाता है, बल्कि यहाँ पर रहता है फाइलम में। तो कॉर्डेटा फाइलम के अंदर में बहुत सारे आते हैं, मैमल्स आते हैं, एम्फीबियंस आते हैं, फिशेस आती हैं, एप्स आते हैं, रेप्टाइल्स आते हैं, ये सब है, ठीक है। और कॉर्डेटा का स्पेशल फीचर क्या है कि इसके अंदर में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है और दूसरे इनके अंदर में डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम होता है, ठीक है। पढ़ेंगे इसके बारे में आगे जाकर, हम दिखेगा आपको। All animals belonging to various phyla are assigned to the highest category called kingdom Animalia. In the classification system of animals, the kingdom Plantae, on the other hand, is distinct and comprises all plants from various divisions. Henceforth, we will refer to these two groups as animals and plant kingdoms. ये एक बड़े ग्रुप हो गए, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम, ठीक है। The taxonomic categories from species to kingdom have been shown in ascending order starting with species। ये तो बताया क्या, मतलब तुम्हें ऑर्डर क्या है? ऑर्डर है स्पीशीज पहले आती है, फिर जीनस आता है, ये तुम्हें याद होना चाहिए, बताया हुआ बहुत क्लास पे। फैमिली आती है, ऑर्डर आता है, क्लास आता है, फाइलम आता है, और प्लांट्स का तो ये डिवीजन हो गया, और फिर क्या आता है? किंगडम। यही ऑर्डर है। आगे जाओगे, सिमिलैरिटी डिक्रीज, आगे जाओगे डाइवर्सिटी इंक्रीज। The taxonomic categories from species to kingdom have been shown in ascending order, बता दिया हमने। However, taxonomists have also developed subcategories in this hierarchy to facilitate more sound and scientific placement of these various taxa. Of course, बनाई गई है subcategories बहुत सारी। Look at the hierarchy figure. Can you recall the basics of arrangement? हमने देख लिया hierarchy figure. Next चलते हैं हम। अब हमारे पास में ये कुछ organisms के डेटा दिया हुआ है, देखते हैं एक बार। कॉमन नेम मैन, बायोलॉजिकल नेम क्या है? होमो सेपियंस। इसमें होमो क्या हो गया हमारा? जीनस नेम, और सेपियंस क्या हो गया? स्पीशीज नेम, ठीक है। फैमिली है होमिनिडे, ऑर्डर प्राइमेटा, सेम ऑर्डर एज गोरिल्ला, गिबन, सेम ऑर्डर हमारा भी। क्लास मेमेलिया एंड फाइलम या डिवीजन कॉर्डेटा, और किंगडम तो एनिमेलिया है ही है। हाउस फ्लाई,
मस्का डोमेस्टिका इसका बायोलॉजिकल नेम है। मस्का क्या है हमारा? जीनस नेम। डोमेस्टिका क्या है? स्पीशीज नेम। फैमिली मस्किडे। ऑर्डर इसका डिप्टेरा। क्लास इंसेक्टा और या फाइलम किसका है? आर्थ्रोपोडा। और किंगडम सेम इसका भी क्या है? एनिमेलिया। मैंगो मैंजीफेरा इंडिका। इंडिका क्या है? स्पीशीज। मैंजीफेरा क्या हो गया? जीनस। फैमिली हमारी है अनारकाडिसी। और ऑर्डर हमारा सैपिंडेल्स। क्लास डाइकोटिलिडे। और फाइलम या डिवीजन, हमारा डिवीजन जो है वो क्या है? एंजियोस्पर्म। सेम वीट का टिटिकम एस्टिवम। टिटिकम हमारा क्या हो गया? जीनस नेम हो गया। फैमिली हमारी पोएसी। ऑर्डर हमारा हो गया पोइल्स। क्लास हो गया मोनोकॉटिलिडे। और फाइलम हमारा या फिर डिवीजन हमारा है एंजियोस्पर्म में। तो ये टेबल एनसीईआरटी में है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ ले प्लीज इसे, ठीक है। और यहीं पे हमारा ओवरव्यू जो है वो समरी का खत्म करते हैं। द लिविंग वर्ल्ड इज रिच इन वैरायटी, मिलियन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड डिस्क्राइब्ड, बट अ लार्ज नंबर स्टिल रिमेन्स अननोन. The very range of organisms in terms of size, color, habitat, psychological and morphological features makers seek the defining characteristics of living organisms. In order to facilitate the study of kinds and diversity of organisms, biologists have evolved certain rules and principles for identification, nomenclature, and classification of organisms. The branch of knowledge dealing with these aspects is referred to as taxonomy. The taxonomic studies of various species of plants and animals are useful in agriculture, forestry, industry, and in general knowing for bioresources and their diversity. देखो ये इसमें मतलब है कितने सारे एनिमल्स जो हैं वो हमें रोज हम आइडेंटिफाई करते हैं, कितने सारे हम पे हो चुके हैं, कितने हम ढूंढ रहे हैं अभी तक। और ये जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बहुत अलग अलग होते हैं, किसी का साइज अलग, किसी का कलर, कोई सोचता अलग है, किसी का रहने का जगह अलग है, ठीक है। बहुत सारी डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ पे, और इसलिए हम इनकी नेमिंग करने को सर्टेन रूल्स रखे हुए हैं, हम इसका आइडेंटिफाई करते हैं, नेमिंग करते हैं, नोमेनक्लेचर क्लासिफाई करते हैं और इनकी स्टडी करते हैं, और इनका यूज भी होता है हमारे एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, इंडस्ट्री में। The basics of taxonomy like identification, naming and classification of organisms are universally evolved under international codes. वो कोड्स हमने देख लिया भाई, कौन कौन से थे? ICBN और ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर zoological nomenclature. Based on the resemblance and distinct differences, each organism is identified and assigned a correct scientific biological name comprising two words as per the binomial number system. An organism occupies a place of position in the system of classification. There are many categories, ranks, which are generally referred to taxonomic categories or taxa. All the categories constitute a taxonomic hierarchy. बता दिया है, बहुत सारे अलग अलग रैंक्स पे टैक्सा होते हैं, इन सब के जुड़ के हमारे पास में एक हायरार्की बनती है। हायरार्की आपको याद हो गई होगी। तो जो भी हमने यहाँ तक पढ़ा है अभी तक वो काफी कुछ है, हमने आज एनसीईआरटी ओवरव्यू भी कर लिया अच्छे से। आप एक बार वापस से अपनी एनसीईआरटी खोल के पढ़ लीजिए, जहाँ पे समझ में नहीं आए चीजों को अंडरलाइन कर लीजिए और अपना एक बार रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि अगली बार हम आएंगे क्वेश्चंस के साथ, एनसीईआरटी के टेक्स्ट क्वेश्चंस, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, और पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग।